Hello, students. Welcome to Concept Box. Clear your concept with Neha ma'am. And in this session, we are going to discuss Human Genome Project. हम कर रहे हैं एनसीईआरटी का पोस्टमार्टम, जिसमें हम एनसीईआरटी के एक एक लाइन से किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, और एनसीईआरटी की एक एक लाइन को हम बहुत ही फन तरीके से पढ़ते जा रहे हैं। अगर आपने इसके प्रीवियस सेशन नहीं देखे हैं, मस्ट वॉच। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको पीसीबी के बंडल चाहिए, हजारों हजार क्वेश्चन के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन के बंडल चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के, तो उसका भी लिंक वहां पर दिया हुआ है। मेरी वेबसाइट है, वहां पर आपको मिल जाएंगे सारे क्वेश्चन। और नीट के साथ अगर आप कोई और टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, नेस्ट की, या फिर आप नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 12th 11th, या फिर और भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पीएससी एसएससी, तो उनके भी क्वेश्चंस वहां पर आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जहां पर आपको नोट्स मिल जाते हैं और जितने भी जो वीडियोस आए ना उनके अपडेट्स मिल जाते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि आपको रेगुलर लेक्चर के साथ साथ अपडेट्स मिलते हैं, साथ में ब्रेन हैक्स मिलते हैं, जो कि स्टडीज में आपको बिल्कुल मास्टर बना सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इसका मतलब क्या है कि जो ह्यूमन का जीन है ना, उसको स्टडी करना, एक एक जीन में कौन सा सीक्वेंस, कौन सा अमाइनो एसिड बनाता है और कौन सी प्रोटीन बनती है, उसके बारे में पूरा डिटेल पता कर लेना। तो इसके जब डिटेल पता चल गया होगा, तो सोचो कि साइंटिस्ट के मन में क्या आया होगा कि चलो हम इसका क्लोन बना लेंगे, उसका क्लोन बना लेंगे। तो जितने बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, या फिर हम चाहते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म है जो एक्सटिंक्ट हो रहा है, हम उसका क्लोन बना सकते हैं। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को इस तरह से यूज किया जा सकता है, लेकिन क्या यूज हो रहा है? ऐसे नहीं, क्योंकि भाई उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। ऐसे साइंटिस्ट इसका मिसयूज नहीं कर सकते। तो इन सारी चीजों को हम जानेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, और इससे क्वेश्चन काफी बनते हैं। तो एक एक लाइन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। इन द प्रिसीडिंग सेक्शन यू हैव लर्नड दैट देयर इज अ सीक्वेंस ऑफ बेसिस। हमने क्या जाना कि सीक्वेंस ऑफ बेसिस होते हैं डीएनए दैट डिटरमाइन द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। और उन बेसिस में ही क्या छुपा हुआ है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन। आपकी एक एक डिटेल छुपी हुई है, जिसको पकड़ के क्या बनाया जा सकता है? आपका क्लोन बनाया जा सकता है ऑफ अ गिवन ऑर्गेनिज्म। इन अदर वर्ड्स, जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और एन इंडिविजुअल लाइज इन डीएनए सीक्वेंसेस। इन टू इंडिविजुअल डिफर, देन देयर डीएनए सीक्वेंस शुड ऑल्सो बी डिफरेंट। अगर दो इंडिविजुअल अलग अलग हैं, ठीक है, तो उनका जो डीएनए सीक्वेंस है वो भी अलग अलग होगा, एटलीस्ट एट सम प्लेसेस। और ये जो अलग अलग होता है ना, ये सिर्फ 0.1% होता है बेटा। ये जो होता है ना, ये सिर्फ 0.1% होता है, क्योंकि ओवरऑल तो हम क्या है, एक जैसे हैं। जहां पर मेरी आइज है, वहां पर आपका भी आइज है। हाँ, मेरा जैसा डाइजेस्टिव सिस्टम बना हुआ है, वैसा आपका भी बना हुआ है। या फिर जो चाइना में रहता है, जो नेपाल में रहता है, जो साउथ अफ्रीका में रहता है, दुनिया के किसी भी कोने में जो भी ह्यूमन प्रेजेंट है, उन सब की पूरी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी सब कुछ सेम है ना। तो 99% हम सभी क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं। सिर्फ ये जो 1% या 0.1% का जो डिफरेंस आता है ना बच्चे, इसी की वजह से हम इतने डिफर दिखते हैं। स्पेशली हमारे फीचर्स में हम डिफर दिखते हैं, क्योंकि पूरा बाकी तो एक जैसा होता है, लेकिन हम मेनली कहाँ डिफर करते हैं? हमारे फीचर्स पे। So these assumption led to the quest of finding out the complete DNA sequence of human genome। इसकी वजह से मतलब आया कि भाई डीएनए सीक्वेंस, जीनोम को हम डीएनए सीक्वेंस को पढ़ा जाए ह्यूमन जीनोम के, विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। और इसकी वजह से क्या एक नया फील्ड आया, नया स्कोप आया, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। और इसमें टेक्निक यूज किया गया, जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक, विच इज वेयर इट वाज पॉसिबल टू आइसोलेट एंड क्लोन एनी पीस ऑफ डीएनए। किसी भी डीएनए को हम क्लोन कर सकते थे। And availability of simple and fast technique for determining DNA sequence। और बहुत ही फास्ट टेक्निक है ये। A very ambitious project of sequencing human genome was launched in the year 1990। ये जो है ना, बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट, कि हाँ हम तो भाई पूरा ह्यूमन जीनोम पढ़ के रहेंगे। और कब लॉन्च किया गया? 1990 में ये साइंटिस्ट के दिमाग में आया। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वॉज कॉल्ड द मेगा प्रोजेक्ट, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग लगने वाले थे, बहुत कंट्रीज लगने वाली थी, बहुत सारा खर्चा होने वाला था, और इसमें बहुत समय भी लगने वाला था, क्योंकि एक एक जीन को, एक एक बेस को पढ़ना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। यू कैन इमेजिन द मैग्नीट्यूड एंड रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोजेक्ट इफ वी सिंपली डिफाइन द एम ऑफ द प्रोजेक्ट एज फॉलो। ठीक है,
क्या एम बता रहा है? ह्यूमन जीनोम इज सेड टू हैव अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर। 3 × 10⁻⁹ क्यों, 6 क्यों नहीं? क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ हैप्लॉइड का पढ़ेंगे बेटा। अगर हमारे जो क्रोमोजोम है पेयर में होते हैं, तो अगर हम सिंगल 23 का पढ़ लेते हैं तो क्या हमारा काम नहीं हो जाएगा? डबल पढ़ना जरूरी है क्या? नहीं ना, वो क्योंकि वो क्या है, वो तो होमोलोगस है ना, सेम टू सेम है। सो हैप्लॉइड ही हम पढ़ते हैं। एंड इफ द कॉस्ट सिक्वेंसिंग रिक्वायर्ड, अगर कॉस्ट आता है डॉलर में, US $3 पर बेस पेयर में $3 आ रहा है, द एस्टिमेट कॉस्ट इन द बिगिनिंग, द टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट वुड बी अप्रोक्सीमेटली $9 बिलियन। दिस इज इंपॉर्टेंट। पर बेस पेयर में 3 आ रहा है और उसका 3 गुना, $9 बिलियन क्या आ रहा है, पूरा टोटल खर्चा। फर्दर इफ द ऑब्टेन्ड सीक्वेंस वेयर टू स्टोर्ड इन टाइप फॉर्म इन बुक, अगर हम इसको बुक में रखते हैं, ठीक है, बुक में अगर रखते हैं तो कितना कितना डिटेल है इसके बारे में। इन ईच पेज ऑफ बुक कंटेन 1000 लेटर। बुक है, ठीक है, जिसके हर पेज में 1000 लेटर है। ईच बुक कंटेन 1000 पेजेस। हर बुक में कितनी होंगी? 1000 पेजेस होंगे। एक पेज में कितने होंगे? एक पेज में, वन पेज में, ये याद रखना बेटे, वन पेज में कितने लेटर हैं? 1000 लेटर्स हैं। और ऐसे कितने पेज हैं, कितने पेज हैं इस तरह के, ऐसे कितने पेज हैं? 1000 पेजेस। 1000 लेटर, 1000 पेजेस, इतनी मोटी बुक। देन ऐसी कितनी बुक चाहिए होगी? 3300 सच बुक। टोटल कितनी बुक चाहिए होंगी? 3300 सच बुक वुड बी रिक्वायर्ड टू स्टोर द इंफॉर्मेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस फ्रॉम अ सिंगल ह्यूमन सेल। क्या कह रहा है? सिंगल ह्यूमन सेल, एक सिंगल ह्यूमन सेल से डीएनए सीक्वेंस रीड करने में इतना डाटा हमको चाहिए। तो क्या इतना डाटा हम बुक में रख सकते हैं? और कौन पढ़ेगा इसको? द- तो इसको, इसके लिए क्या किया गया? कंप्यूटर यूज किया गया, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड डाटा स्टोर किया गया। द एनॉर्मस अमाउंट ऑफ डाटा एक्सपेक्टेड टू बी जनरेटेड ऑल्सो नेसेसिएट्स द यूज ऑफ हाई स्पीड कंप्यूटेशन डिवाइसेस फॉर डाटा स्टोरेज। अब इसको इतना डाटा स्टोर करने के लिए हाई स्पीड कंप्यूटेशन डिवाइस चाहिए, जिसका स्टोरेज भी बहुत अच्छा हो। रिट्रीवल एनालिसिस, जो एनालिसिस भी कर सके, फटाफट इस पे वर्क भी कर सके, जहां जो ढूंढना हो फटाफट मिल जाए हमें। सो HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज क्लोजली एसोसिएटेड विथ रैपिड डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू एरा ऑफ बायोलॉजी, दैट इज बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, इसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक यूज किया गया। इसके बाद एक नया स्कोप आया, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इसमें भी आप अपना करियर बना सकते हैं बच्चे। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में भी इसका भी स्कोप अच्छा है। इसमें कंप्यूटर भी पढ़ना है आपको, और साथ में जेनेटिक्स भी पूरा पढ़ना है, डीएनए सीक्वेंस वगैरह पढ़ने हैं, एंड साथ में क्या है, बायोलॉजी ही है। सो प्रोफेशनल कोर्स है एक तरह का ये, लेकिन अगर अच्छी जगह से पढ़ेंगे तभी इसका स्कोप है। अगर मतलब एडमिशन ले लिया, सिर्फ कभी गए ही नहीं, कभी इसका प्रैक्टिकल किया नहीं, तो फिर बिल्कुल यूजलेस हो जाएगा, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। सो गोल्स ऑफ HGP, गोल्स क्या है? सम ऑफ द इंपॉर्टेंट गोल्स ऑफ HGP वर एज फॉलो। क्या इंपॉर्टेंट गोल्स थे उनके? आइडेंटिफाई ऑल द 20,000 to 25,000 जीन्स इन ह्यूमन डीएनए। कितने जीन्स हैं? 20 to 25,000। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। यहाँ से क्वेश्चन आपको क्या दे देगा कि ये आया हुआ क्वेश्चन है बच्चे, PA/Q है, 20 to 25 के जगह 30 to 35 दे सकता है। ओके, डिटरमाइन स्टेटमेंट में दे सकता है, गोल्स में कि 30 to 35 लिख देगा, तो 20 to 25 है, याद रखना है। डिटरमाइन द सीक्वेंसेस ऑफ 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर, ये डाटा याद रखना है। 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर है दैट मेकअप ह्यूमन डीएनए, इनका सीक्वेंस जानना। स्टोर द इंफॉर्मेशन इन डाटाबेस, इंप्रूव टूल्स फॉर डाटा एनालिटिक्स, एंड डाटा एनालिटिक्स के लिए कुछ भाई सॉफ्टवेयर वगैरह का यूज करना है ऐसा। ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू अदर सेक्टर्स सच एज इंडस्ट्रीज, एड्रेस द एथिकल लीगल सोशल इशूज। ठीक है, ELSI का फुल फॉर्म, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ELSI क्या है? एथिकल लीगल एंड सोशल इशूज दैट में अराइज फ्रॉम द प्रोजेक्ट, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रही थी कि भाई हम ये तो बना लेंगे, एक एक सीक्वेंस तो हम जान जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, मतलब एक पर्टिकुलर तरह का जानवर बनाने लगेंगे बहुत ज्यादा, या फिर हम उसका मिसयूज कर रहे हैं, कोई एक ऐसा वायरस बना रहे हैं, जैसे अभी कहा गया ना कि चाइना ने वो वायरस बनाया था। तो इस तरह की हरकतें हम ना करें, इसके लिए क्या है, एथिकल लीगल
कुछ कायदे कानून बनाए गए हैं कि अगर आप इस तरह का वर्क करते हैं तो आपको ऐसी सजा मिल सकती है, ठीक है। द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वॉज 13 ईयर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटेड बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। तो ये कितने साल का प्रोजेक्ट था, यहां से क्वेश्चन आता है। 13 ईयर का प्रोजेक्ट था, क्लियर। फिर इसमें कौन कौन थे, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ एचजीपी। वेलकम ट्रस्ट यूके, यूके भी था जिसका कौन इसमें मिला हुआ था, वेलकम ट्रस्ट। बिकम, और ये वेलकम WEL नहीं है, वेल है, वेल, वेलकम, ठीक है, ये याद रखना। वेलकम ट्रस्ट ऑफ यूके बिकम अ मेजर पार्टनर, एडिशनली कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द जापान, फ्रांस, जर्मनी। तो आप साइड में इधर पे लिख लेंगे कि कौन कौन सी कंपनी का कंट्रीब्यूशन था बच्चे, एनसीईआरटी में साइड साइड में लिखते जाएंगे कौन कौन सी कंपनी का था। यूएस का था, यूके का था, जापान का था, यूएस, यूएस, ठीक है, मतलब यू वाले यूएस, यूके, जापान, फ्रांस, जर्मनी। तो कुछ भी ऐसा हो तो जापान तो पीछे रह नहीं सकता है ना, और जर्मनी भी पीछे नहीं रह सकता। एंड चाइना भी था, चाइना एंड अदर, अदर का नाम नहीं दिया है तो उनका कंट्रीब्यूशन कम होगा, कम पैसे दिए होंगे तो इसीलिए उनका नाम नहीं दिया है। जिन लोगों ने ज्यादा ज्यादा पैसे दिए होंगे ना, जिन लोगों ने ज्यादा कंट्रीब्यूशन, ज्यादा हेल्प किया होगा, तो उनको उनका नाम दिया हुआ है। एंड यूके में भी आपको क्या याद रखना, वेलकम ट्रस्ट, ये याद रखना इंपॉर्टेंट। कितने साल का प्रोजेक्ट था, 13 ईयर्स का। द प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड इन 2003, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कब कंप्लीट हुआ, 2003 में। तो आपको ये पूरा जो लाइन है ना, इसका एक फ्लो चार्ट बनाना है, एक छोटा छोटा, एनसीईआरटी के बगल में ही बना लेना है, या फिर आप एक छोटा सा नोट्स बना लेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का कि कब हुआ, कब कंप्लीट हुआ, और लेक्चर सुनने के बाद तुरंत आप उसको मेमोराइज करेंगे, सिर्फ 10 मिनट में आपका मेमोराइज हो जाएगा, ठीक है। रिपीट कर लेंगे एक बार, तो आपको बार बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर घूमते फिरते आप कभी भी सोच सकते हो कि प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था, कितने साल लगे थे, कितने जीन थे, कितने उसमें बेस पेयर थे। तो इस तरह से चीजें याद की जाती है बच्चे। नॉलेज अबाउट द इफेक्ट ऑफ डीएनए वेरिएशन, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि फिर जब पढ़ने बैठोगे ना, अलग से पढ़ने बैठोगे तो बहुत बोरिंग लगेगा, ये वाला टॉपिक पढ़ने का मन नहीं करेगा, इतना लंबा दिया हुआ है, बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो ऐसा घूमते फिरते आप इसको याद कर सकते हो। द प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड इन 2003। Knowledge about the effect of DNA variation among individual can lead to revolutionary new ways of diagnose treat। इससे सिर्फ मतलब क्लोन नहीं बना सकते, डायग्नोसिस कर सकते हैं, जेनेटिक डिजीज को ट्रीट कर सकते हैं, समडे प्रिवेंट द थाउजेंड्स ऑफ डिसऑर्डर्स दैट अफेक्ट्स ह्यूमन बीइंग। इतना सारा इसका फंक्शन है। बिसाइड प्रोवाइडिंग क्लूज टू अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बायोलॉजी, लर्निंग अबाउट नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म को भी हम पढ़ सकते हैं, वायरस को, बैक्टीरिया को, उनके बारे में समझ सकते हैं, उनके क्लोन बना सकते हैं, और उनके क्लोन बना करके उनसे, जैसे आप बायोटेक्नोलॉजी में हम इसको यूज करते हैं ना, फिर क्लोन बना करके या फिर उनके प्लास्मिड वगैरह को हम यूज करके हम डिजीज वगैरह को प्रिवेंट कर सकते हैं। डीएनए सीक्वेंसेस कैन लीड टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर नेचुरल कैपेबिलिटीज दैट कैन बी अप्लाई टूवर्ड सॉल्विंग चैलेंजेस इन हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर में भी यूज होता है, एनर्जी प्रोडक्शन में, एनवायरमेंटल रेमिडेशन। तो कहाँ कहाँ यूज होता है, ये आप एक चार्ट बनाएंगे कि कहाँ कहाँ पर यूज हो रहा है। हेल्थ केयर में यूज हो रहा है, ठीक है, एग्रीकल्चर में। ऐसे इससे क्वेश्चन नहीं आना चाहिए क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द जग जो है ना, फील्ड में ये यूज होता ही होता है। तो हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एनर्जी प्रोडक्शन, तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डीएनए सीक्वेंसेस यूज नहीं होता है, या ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट यूज नहीं होता है, ठीक है। मैनी नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, ईस्ट, कैनोर हैबिटेट्स, एलेगेंस, ये अगर अलग से नाम दिया हुआ है, छुपा हुआ नाम है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। कैनोर हैबिटेट्स एलेगेंस, ये क्या है, नन पैथोजेनिक नेमाटोड है, नन पैथोजेनिक नेमाटोड है, क्वेश्चन ये आपका, तो वहां पे आप क्वेश्चन लिख लीजिए एनसीईआरटी में। ड्रोसोफिला द फ्रूट फ्लाई प्लांट, राइस एंड एरबीडोप्सिस, ये भी अलग नाम है, तो इसको भी आप क्वेश्चन मार्क कर लीजिए ताकि आपको ये ना लगे कि अलग से आउट ऑफ एनसीईआरटी एनटीए ने दिया है। हैव आल्सो बीन सीक्वेंसेस, तो इन सबको सीक्वेंस्ड किया गया। मेथडोलॉजिस क्या है, क्या मेथड था डीएनए सीक्वेंसिंग का, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बनाने का, ठीक है। द मेथड इन्वॉल्व इन टू मेजर अप्रोचेस, वन अप्रोच फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग ऑल द जीन, देखो दो मेथड था, ठीक है।
मेथड जो थे, दो थे। एक था कि एक कह रहा था कि चलो पूरा का पूरा डीएनए सीक्वेंस पढ़ते हैं। एक क्या कह रहा था, पूरा का पूरा डीएनए सीक्वेंस पढ़ते हैं। और दूसरा बोल रहा था कि नहीं, सिर्फ जो एक्सप्रेस हो रहे हैं ना, जो सिर्फ एक्सप्रेस हो रहे हैं, पर्टिकुलर जो जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं, जो प्रोटीन बना रहे हैं, सिर्फ हम उनको पढ़ेंगे। ओके। सो अप्रोच फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग ऑल द जीन्स दैट आर एक्सप्रेस। तो एक्सप्रेस्ड वाले क्या कहलाए, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। ठीक है, ईएसटी, तो इसका फुल फॉर्म आ सकता है एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स। दूसरा क्या आया, सीक्वेंस, सीक्वेंस एनोटेशन। मतलब कि जितना सीक्वेंस है ना, हम एक को भी क्यों छोड़े, हो सकता है जो एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, जो किसी चीज के लिए, किसी प्रोटीन के लिए कोड नहीं कर रहा है, जो एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, हो सकता है उसमें भी कुछ खास प्रेजेंट हो, वो भी किसी चीज के लिए यूज हो जाए। तो दो तरह का सीक्वेंस था। ठीक है, द अदर टुक द ब्लाइंड अप्रोच। जिसको हम ब्लाइंड अप्रोच बोलते हैं वो कौन है, सीक्वेंस एनोटेशन। मतलब कि ब्लाइंडली हम बस पूरा पढ़ेंगे, ब्लाइंड अप्रोच था। ठीक है, एक्सप्रेस्ड वाले में ओनली एक्सप्रेस्ड जीन, जीन सीक्वेंस को यूज किया गया। तो इसमें होल सेट ऑफ जीनोम को लिया गया। ब्लाइंड अप्रोच वाले में होल सेट ऑफ जीनोम, ब्लाइंड अप्रोच लिया गया, होल सेट ऑफ जीनोम दैट कंटिन्यूड ऑल द कोडिंग नॉन कोडिंग सीक्वेंस। इसमें कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों लिया गया। कोडिंग इंक्लूड कोडिंग एंड नॉन कोडिंग, दोनों को, नॉन कोडिंग। ओके। एंड इसमें ओनली कोडिंग, ओनली कोडिंग पार्ट। ठीक है, या ओनली कोडिंग सीक्वेंस। देन आगे पढ़ो। And later assigning different region in the sequence with function, the term is known as the sequence annotation. For sequencing the total DNA from a cell is isolated. क्या किया जाता है सीक्वेंसिंग के लिए, टोटल डीएनए। ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा, टोटल डीएनए को निकाल लिया जाएगा, टोटल डीएनए, कंप्लीट डीएनए को निकाल लिया जाएगा, कंप्लीट डीएनए आइसोलेटेड। जितना डीएनए है सबको आइसोलेट कर लिया जाएगा। Complete DNA is isolated and converted into random fragments of relatively smaller size. Recall DNA is very long polymer and there is a technical limitation in sequencing very long piece of DNA. तो यहां से बेटा आपका assertion region बन रहा है। assertion region, क्या assertion region बन रहा है कि उसको हम स्मॉल फ्रेगमेंट में क्यों काटते हैं। पहला assertion हो गया कि स्मॉल फ्रेगमेंट में कट होता है। ठीक है, रीजन क्या है, डीएनए इज लॉन्ग पॉलीमर एंड देर इज अ टेक्निकल लिमिटेशन टू सीक्वेंस द लॉन्ग पीस ऑफ डीएनए। ठीक है, तो यहां से असर्शन रीजन आपका बन रहा है। सो कंप्लीट डीएनए को आइसोलेट किया जाता है और इस आइसोलेटेड कंप्लीट डीएनए को क्या किया जाता है, रैंडम फ्रेगमेंट, रैंडम फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, मतलब कि कट किया जाता है, रैंडम फ्रैगमेंट काट लिए जाते, कहीं से भी कैसे भी उसको कट कर लिया जाता है। ठीक है, एंड क्लोन इन सुटेबल होस्ट यूजिंग स्पेशलाइज्ड वेक्टर। और फिर उसको क्या कर लिया जाता है, क्लोन, क्लोन किया जाता है बाय द यूज ऑफ वेक्टर, जो कि हम पढ़ चुके हैं किसमें, बायोटेक में। और नहीं पढ़े हो तो बायोटेक का लेक्चर मेरे प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, बहुत ही मजे से हमने पढ़ा हुआ है, तो वहां से जाके पढ़ लेना। ऐसे इसके बाद बायोटेक का लेक्चर भी होगा। ओके, क्लोन कर लिया जाता है और क्लोन इन सुटेबल होस्ट यूजिंग द स्पेशलाइज्ड वेक्टर, स्पेशलाइज्ड वेक्टर का यूज करके। वेक्टर इज लाइक अ व्हीकल, ये गाड़ी की तरह होता है जिसमें उसको बैठा करके ले जाया जाता है। ठीक है, द क्लोनिंग रिजल्ट इनटू एम्प्लीफिकेशन ऑफ ईच पीस। फिर क्लोनिंग क्यों किया जाता है, क्लोन क्यों किया जाता है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि क्लोनिंग क्यों की जाती है। ओके, द क्लोनिंग रिजल्ट इनटू एम्प्लीफिकेशन ऑफ ईच पीस ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट सो दैट इट सब्सिक्वेंटली कुड बी सीक्वेंस विद ईज। क्लोनिंग की जाती है ताकि भाई इतना बड़ा मतलब सीक्वेंस चल रहा हो, वो बहुत छोटे छोटे होते हैं ना, तो कहीं वो डैमेज ना हो जाए, कहीं वो मतलब एक गलती से मतलब बर्बाद ना हो जाए किसी भी तरीके से। और XYZ कुछ भी रीजन हो सकता है कि वो बर्बाद हो सकता है। ठीक है,
इस तरह की चीजों को अवॉइड करने के लिए क्लोनिंग की जाती है, ताकि हम उसको अच्छे से पढ़ सके। मान लो पहले वाले में अच्छे से नहीं पढ़ सके, कोई पार्ट कट रह गया, तो हम उसकी क्लोनिंग कर लेते हैं ताकि दूसरे पार्ट में हम उसको अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है, ईज के साथ सीक्वेंसिंग को देख सकें। तो यहां से बच्चे आपका क्वेश्चन बन रहा है कि क्लोनिंग क्यों की जाती है। द कॉमन यूज होस्ट वर बैक्टीरिया, जो होस्ट होते हैं ना जिनमें ये इंसर्ट किया जाता है, होस्ट मतलब क्या, जिनमें इंसर्ट किया जाएगा ना। ओके, सो होस्ट कौन होते हैं, बैक्टीरिया एंड ईस्ट होते हैं, एंड द वैक्टर्स वर बैक। वैक्टर्स कौन होंगे, जो लेके जाते हैं इनको बैक्टीरिया में डालेगा कौन, ऐसे लेकर के ऐसा फट से डाल दोगे क्या और बैक्टीरिया ले लेगा, नहीं ना। तो डीएनए को क्या करेंगे, वैक्टर्स की मदद से। कौन कौन से वैक्टर हो सकते हैं, बैक, बहुत सारे वैक्टर होते हैं, यहाँ पे दो का नाम दिया हुआ है। बैक दैट इज बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, यैक मतलब ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम। ठीक है, एंड एक्सप्रेस्ड वाले में क्या है कि कोडिंग पार्ट को सिर्फ लिया जाता है, कोडिंग पार्ट को लिया जाता है। मतलब कोडिंग पार्ट में आपके पास कैसे पता चलेगा कि ये कोडिंग पार्ट है, कोडिंग पार्ट मतलब कि एमआरएनए, एमआरएनए से ही तब पता चलता है ना कि एमआरएनए उसका बन गया, एमआरएनए बना लेंगे तो पता चल गया कि अच्छा ये पार्ट इसका जो है कोड किया। सारा एमआरएनए ये क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे, एमआरएनए को कलेक्ट कर लेंगे। फिर एमआरएनए को कलेक्ट करने के बाद इसको रिवर्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कराएंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कराएंगे। ओके, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कराएंगे। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कराने के बाद ये जो एमआरएनए है उसमें क्या लग जाएगा, डीएनए का एक पार्ट लग जाएगा। ये जो एमआरएनए आया है इसमें डीएनए का एक पार्ट लग जाएगा, ये डीएनए है और इसमें क्या है, एक पार्ट एमआरएनए का, एमआरएनए। ठीक है, ये पार्ट है। अब हम क्या करेंगे इसमें ऐड कर देंगे आरएनएस, आरएनएस ऐड कर देंगे। आरएनएस डालने से जो एमआरएनए है वो क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा, आरएनएस उसको खा जाएगा। ठीक है, खा जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, डीएनए बचा। ओके, डीएनए बचा। अब इस डीएनए को हम क्या करेंगे, अच्छा जो डीएनए बचा है ये कैसा है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है। ओके, अब हम इसकी क्या करेंगे भाई, कॉपी करेंगे, कॉपी करेंगे, कॉपी करेंगे। कैसे करेंगे, पीसीआर की मदद से, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन की वजह से मदद से एम्प्लीफिकेशन करेंगे, एंड देन फिर हम इसकी स्टडी करेंगे। समझ गए, इस तरह से ये बनता है एक्सप्रेस सीक्वेंस और सीक्वेंस एनोटेशन। द फ्रैगमेंट्स वर सीक्वेंस्ड यूजिंग ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर। जो फ्रैगमेंट्स आए हैं ना, जो फ्रैगमेंट्स आए हैं यहाँ पर, जो क्लोन किया गया फिर फैक्टर वगैरह का यूज किया गया सीक्वेंस एनोटेशन में, जो फ्रैगमेंट्स हैं उनको सीक्वेंस करेंगे यूजिंग ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंस दैट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ए मेथड डेवलप्ड बाय द फ्रेडरिक सेंगर। फ्रेडरिक सेंगर ने मेथड यूज किया था, उसके मदद से जो फ्रैगमेंट्स हैं ना डीएनए के, बहुत सारे फ्रैगमेंट्स हमने कट किए, फिर उसको जो क्लोन वगैरह किया उनको जो है सीक्वेंस करेंगे बाय द मेथड ऑफ द बाय by a method developed by the Frederick Sanger. Remember, Sanger is also credited for developing method of determination of amino acid sequence in protein. ठीक है, कि भाई ये सीक्वेंस है तो कौन सा अमाइनो एसिड होगा, कौन सा प्रोटीन बनेगा। दीज सीक्वेंसेस वर देन अरेंज्ड। अब ये जो सीक्वेंस आ गए इनको फिर अरेंज करेंगे बेस्ड ऑन सम ओवरलैपिंग रीजन प्रेजेंट इन देम। दिस रिक्वायर्ड जनरेशन ऑफ ओवरलैपिंग फ्रेगमेंटेशन फॉर सीक्वेंसिंग। ये सब मैं आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में ना बहुत डिटेल से मैंने समझाया हुआ है। अलाइनमेंट ऑफ दीज सीक्वेंसेस वर ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये जो सीक्वेंस है इनका अलाइनमेंट ह्यूमन से पॉसिबल नहीं है कि वो एक एक सीक्वेंस को लिखेगा फिर उसको कंप्लीट करेगा। ठीक है, ये देखो ये इस तरह से सीक्वेंस निकला, मान लो एक सीक्वेंस निकल गया। ओके, एक सीक्वेंस निकल गया। दीज सीक्वेंस वर अरेंज्ड बेस्ड ऑन देयर ओवरलैपिंग रीजन प्रेजेंट इन देम। ये सीक्वेंस निकल गया, उसके बाद फिर इसका जो है जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर होगा वो अपने आप ऐड होते जाएगा। कैसे, हमारा इसकी वजह से, कंप्यूटर की वजह से। अलाइनमेंट ऑफ दिस सीक्वेंस ह्यूमनली नॉट पॉसिबल, देयरफॉर स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम वर डेवलप्ड। These sequence were subsequently annotated and were designed to each chromosome. The sequence of chromosome, जो सीक्वेंस बच्चे
आएगा, ठीक है। द सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम 1 वॉज कंप्लीटेड ओनली इन मे 2006, 2003 में कंप्लीट हो गया था, ठीक है। लेकिन वो कैसा कंप्लीट हुआ था, दो आधा कंप्लीट हुआ था। 2006 में क्रोमोसोम 1 का कंप्लीट हुआ, क्यों? यहां से क्वेश्चन बन सकता है क्यों, क्योंकि जो क्रोमोसोम 1 है वो लार्जेस्ट है। क्रोमोसोम 1 है वो कैसा बेटा, लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट क्रोमोसोम। तो इसको करने में ना बहुत समय लग गया, लार्जेस्ट क्रोमोसोम है, इसको करने में बहुत समय लग गया। दिस वॉज लास्ट ऑफ द, ठीक है, दिस वॉज द लास्ट ऑफ द 24 ह्यूमन क्रोमोसोम। 22 ऑटोजोम्स हैं एंड एक्स वाई क्या है हमारे, एक्स अगर सिर्फ लेते तो 23, वाई क्या है, वाई एक अलग क्रोमोसोम है, तो वो आपका टोटल हमने कितने क्रोमोसोम पढ़े, 24 क्रोमोसोम पढ़े, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि कितने क्रोमोसोम पढ़े, कितने क्रोमोसोम का सीक्वेंस पढ़ा, 24 क्रोमोसोम का सीक्वेंस पढ़ा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वाई भी है, 23 एक्स को मिला करके होता है ना। और हमारे पास क्या हो गया, वाई भी है, वाई क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम आपका स्मॉलेस्ट होता है, वाई क्रोमोसोम इज स्मॉलेस्ट। सो साइलेंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम, some of the silent observation drawn from human genome project are as follows. The human genome contain 3164.7, इसको 3.1647 भी हम लिख सकते हैं, 10⁻⁹ भी लिख सकते हैं, तो इसको इस तरह से लिख दिया गया है बस। द एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ, एवरेज जीन में कितने बेसेस होते हैं, 3000 बेसेस होते हैं, बट साइजेस वेरी ग्रेटली, ठीक है, क्योंकि हर जीन अलग अलग साइज का होता है। विथ लार्जेस्ट नोन ह्यूमन जीन इज डिस्ट्रोफिन एट 2.4 मिलियन बेसिस। डिस्ट्रोफिन जो है ना आपके मसल में पाया जाता है, मस्कुलर जो है ना इसमें, और इसके एब्सेंस की वजह से जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है वो होता है। सो ह्यूमन जो डिस्ट्रॉफिन है इसमें 2.4 मिलियन बेसिस होते हैं। द टोटल ह्यूमन नंबर ऑफ जीन इज एस्टिमेटेड 30,000। टोटल ह्यूमन जीन जो है एस्टिमेटेड है 30,000, मच लोअर देन प्रीवियसली। पहले इन लोगों ने क्या सोचा था कि भाई जो टोटल जीन होंगे ना वो 1.5 लाख तक हो सकते हैं, 80,000 से 1.5 लाख तक हो सकते हैं, लेकिन बाद में इनको पता चला कि अच्छा सिर्फ 30,000 है, तब तो हमारा काम बहुत आसान हो गया। ऑलमोस्ट ऑल द 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेसिस आर एग्जैक्टली सेम। फिर इनको क्या पता चला कि हम 99.9% सेम है, पूरा सब कुछ सेम है ना, यही यहीं पे हमारे क्या है, हेयर है, यहीं पे आईज है, यहीं पे नोज है, यहीं पे माउथ है। ऐसा तो नहीं कि नोज आपके कमर में चिपका हुआ है, माउथ आपके तलवे में चिपका हुआ है, ऐसा तो नहीं है, अलग अलग तो हम नहीं है, पूरे एनाटॉमी फिजियोलॉजिकली हम पूरे क्या हैं, सेम टू सेम है। आर एग्जैक्टली द सेम इन ऑल पीपल, सिर्फ 0.1% हम क्या हैं, डिफर हैं एक दूसरे से। द फंक्शन आर अननोन फॉर ओवर 50% ऑफ द डिस्कवर्ड जीन। द लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड्स फॉर द प्रोटीन, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। लेस देन 2% है, लेस देन 1% है, लेस देन 5% है, तो ये वाला ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है बेटा। कितने बेसिस होते हैं ये भी, मतलब इसकी एक एक लाइन से क्वेश्चन आया हुआ है और क्वेश्चन बन भी सकता है। सो आपको कैसे याद करना है, इस चैप्टर के जितने फीचर्स हैं सब हैं, तो कैसे याद करना है कि एवरेज जीन लिख लिया 3000 बेस पेयर, ह्यूमन जीनोम इतना होता है बेस पेयर, ठीक है। फिर आप क्या लिख सकते हो, लेस देन 2% कोड फॉर प्रोटीन, ऐसे पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखना है आपको। रिपीटेड सीक्वेंसेस मेक अप वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम। जो रिपीटेड सीक्वेंस होते हैं ना, जिसको वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट भी कहते हैं, ये ज्यादा जो है पूरे जीनोम का ना ज्यादा पार्ट रखता है, और इसी की वजह से हम क्या है, अलग हैं। जैसे मान लो ए जी सी बार बार AGGC आ रहा है, ठीक है, तो ये जो रिपीट आ रहे हैं AGGC, ठीक है, ये क्या होता है, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट। और ये हो सकता है कि अगर मेरे में AGGC है तो आप में भी AGGC होगा, लेकिन उसमें क्या डिफर हो जाएगा, मेरे में अगर वो 10 बार प्रेजेंट है तो हो सकता है कि आप में 15 बार प्रेजेंट हो सकता है आप में सिर्फ 5 बार प्रेजेंट हो, समझ गए। तो इस तरह से ये डिफर करता है, इस तरह से वेरी करता है। रेपिटेटिव सीक्वेंस आर स्ट्रेड्स ऑफ DNA सीक्वेंसेस दैट आर रिपीटेड मैनी टाइम्स, समटाइम्स 100 to 1000 टाइम्स, कभी कभी तो 100 से 1000 बार भी रिपीट हो जाते हैं। दे आर थॉट टू हैव नो डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन बट दे शेड लाइट ऑन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन में इसका हेल्प नहीं, इसका
फंक्शन कहाँ पर है, कहाँ पर इसको हम यूज करते हैं, क्रिमिनल डिटेक्शन में या फिर सिबलिंग डिटेक्शन में, कि कौन किसका भाई है, कौन किसका पिता है, कौन पेरेंट है नहीं है, ठीक है, वहां पर हम इसका यूज करते हैं। बट दे सेड लाइट ऑन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, डायनामिक्स एंड इवोल्यूशन, ये इवोल्यूशन को भी बताता है। क्रोमोसोम 1 हैज द मोस्ट जीन, लार्जेस्ट जीन बताया था, इसमें सबसे ज्यादा जीन होता है, 2968 होता है। कितना होता है? 2968, 2968, घूमते फिरते याद कर लो, 2968, ठीक है, 2968। एंड वाई हैज द फीवेस्ट, 231, देखो कहीं कहीं पर 50 to 55 दिया रहता है, यहाँ कितना लिखा है? 231। तो अगर आप 231 ही लिखना, एनसीईआरटी में 231 लिखा है तो 231 ही लिखना। और धीरे धीरे वाई क्रोमोसोम तो अब खत्म ही हो रहा है ना, मर्द बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इसका मतलब पता है क्या है? कि अर्थ में लड़कियों को लड़कों की जरूरत नहीं है, बिना लड़कियों, बिना लड़कों के भी दुनिया चल सकती है, बिना लड़कों के आराम से। देखो पूजा पाठ में भी क्या होता है, लड़कों, अगर लड़का नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लड़की नहीं है तो दिक्कत है ना। मेल के साथ पत्नी को बैठाया जाता है ना, तो एक इसका ये भी पॉइंट ऑफ व्यू देखो कि बिना, और अर्धनारीश्वर जो समझते हो ना, वो इसीलिए कि जो मेल होता है ना वो हाफ क्या होता है, एक तरह से फीमेल होता है, उसके पास एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं। मेल के पास एक्स वाई क्रोमोसोम होता है, मतलब कि वो आधा फीमेल होता है। हम्म, आधा वो फीमेल होता है अंदर से, और वो क्या होता है, आधा फिर मेल होता है, अर्धनारीश्वर इसीलिए कहा जाता है बच्चे। तो उसमें भी क्या होगा, फेमिनिज्म बचा रह जाएगा और मेल वाला जो है ना वो खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। तो अभी उसमें बहुत समय है। Scientists have identified about 1.4 million location where single base DNA differences, साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किए 1.4 मिलियन ऐसे लोकेशन जहां पर सिंगल बेस डीएनए डिफरेंसेस थे। इसको क्या, इसको एसएनपी कहते हैं, एसएनपी, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। ये क्या होता है, जैसे मान लो, जैसे मान लो, ठीक है, जैसे मान लो कि रिपीटेटिव यूनिट ए जी जी सी है ना, तो ए जी जी के बाद क्या आ गया, मान लो टी आ गया, ठीक है, सी के जगह पे क्या आ गया, सी के जगह पे, सी के जगह पे क्या आ गया, टी आ गया। तो यहाँ पर क्या आ जा रहा है, ए जी जी टी, ए जी जी टी, मतलब आप मेरा ले लो या मेरे घर के किसी बंदे का ले लो, ठीक है। तो ऐसा हो रहा है कि बाकी सब सेम है, लेकिन एक एक डिफर कर गया, ये टी वाला डिफर कर गया, ये टी वाला डिफर कर गया, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया। प्रोनाउंस है स्निप, इसको हम क्या कहते हैं, स्निप्स, स्निप्स अकर इन ह्यूमंस, ठीक है, ये किस में होता है, ह्यूमंस में होता है। दिस इंफॉर्मेशन प्रोमिसेस टू रिवॉल्यूशनलाइज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग क्रोमोसोमल लोकेशन फॉर डिजीज एसोसिएशन सीक्वेंस, ट्रेसिंग ह्यूमन हिस्ट्री। ये ह्यूमन हिस्ट्री पता करने में कि पहले हम क्या थे, मछली थे, क्या थे, मतलब उनका डीएनए सीक्वेंस और हमारा पढ़ेंगे तो कुछ कुछ मैच होगा, तो समझ में आएगा कि अच्छा हम पहले ये भी थे, है ना। तो इसी तरह से इवोल्यूशन भी पढ़ाई की होगी। सो दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड, वाओ। हाँ, दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ऑलरेडी मैं बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ, तो आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वहां से देखेंगे, प्लेलिस्ट में इसका वीडियो मिल जाएगा, बहुत डिटेल में पढ़ाया है। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पढ़ाई करते रहो मन लगा के, नोट्स वगैरह टाइम पे बन जाने चाहिए, टेलीग्राम पे नोट्स मिल जाएगा, नोट्स बना लो, फिर कल परसों में आपका टेस्ट होगा इसका। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टा, अगर जाना चाहते हो कि बिहाइंड द सीन कैसी है लाइफ,